बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम 3 अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे और कुछ सवालात भी उठाएंगे। बात करेंगे पॉलिसियों के बड़े ऐलानात, अरबों रुपए के ठेकों की बंदरबांट और सेहत के निज़ाम में मुबैना बेज़ाब्तियों पर। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे हुकूमत की 20 साल बाद मुतारिफ कराई जाने वाली नई हाउसिंग पॉलिसी पर, जिसके तहत कम आमदनी वाले खानदानों के लिए सस्ते घरों का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। आसान कर्जे, 5% शरह सूद और 1 करोड़ घरों की कमी पूरी करने का ऐलान किया है। ये मंसूबा वाकई अवाम तक पहुंचेगा या महज एक और दावा होगा? मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा खुसूसी रियाजुल हक। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम रुख करेंगे कराची की तरफ, जहां मुबैना तौर पर अरबों रुपए मालियत के कंसल्टेंसी ठेके, ओपन बोली और टेंडर के तरीक़ाकार के बगैर मंजूर नज़र कंपनी को दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। मजीद इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे कराची से फरीद आलम। और आखिर में रुख करेंगे हम जनूबी पंजाब की डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ की तरफ, जहां तकरीबन 1 अरब रुपए के करीब अद्वियात, बायोमेडिकल आलात और मुख्तलिफ सप्लाईज की खरीदारी में बड़ी सतह पर मुबैना बेज़ाब्तियों और प्रोक्योरमेंट रूल्स की खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ सामने आया है। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्तान से ज़हीर अब्बास। तो नाज़रीन, चलते हैं आज पहली खबर की जानिब। आपको बताएं कि 2 दिहाइयों के तवील इंतजार के बाद आखिरकार हुकूमत ने नई हाउसिंग पॉलिसी लाने का फैसला कर लिया है। कम आमदनी वाले तबके के लिए सस्ते घरों की स्कीम तैयार और 1 करोड़ घरों की कमी पूरी करने का हदफ मुकर्रर कर दिया गया है। मेरा घर स्कीम के तहत 5% शरह सूद पर 35 लाख रुपए के आसान कर्जे देने की तजवीज़ सामने आई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पॉलिसी वाकई कम आमदनी वाले तबके के ख्वाबों को हकीकत बनाएगी या ये भी सिर्फ एक और ऐलान ही साबित होगा? आज के प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रियाजुल हक। रियाज, सबसे पहले ये बताएं, क्या वाकई ही नई हाउसिंग पॉलिसी कम आमदनी वाले तबके के लिए एक उम्मीद की किरण बनेगी या ये भी सिर्फ एक सियासी वादा ही समझा जाएगा? जी बहुत शुक्रिया फरजाना। ज़ाहिर है इंतहाई अहम टॉपिक है और पाकिस्तान में जो नेशनल हाउसिंग पॉलिसी है उसके लिए तैयारी की जा रही है और ज़ाहिर है बहुत अहम पॉलिसी है। पॉलिसी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। काफ़ी अरसे से इस पे काम हो रहा था, मार्च अप्रैल से ये चली थी और अब तकरीबन फाइनल स्टेजेस पे है और उम्मीद की जा रही है कि आइंदा काबीना में इसको पेश कर दिया जाएगा। और इसका ज़ाहिर बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 4 लाख घरों की जो कमी है अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो सरकारी है, गैर सरकारी है, कोई भी पाकिस्तान का जो सिटीज़न है वो तकरीबन पाकिस्तान में 4 लाख सालाना घरों की कमी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए और कुल मिला के अब तक तकरीबन कहा जा रहा है 10 मिलियन यानी तकरीबन 1 करोड़ लोग जो हैं वो घरों की ज़रूरत के बहस अपने घरों से जो है वो महरूम है, जिसमें अपार्टमेंट, फ्लैट सब कुछ आ जाता है। तो हुकूमत ने अब पहली बार तकरीबन 2004 के बाद अब फैसला किया है कि बाकायदा तौर पे एक नेशनल हाउसिंग पॉलिसी बनाई जाए और इस पॉलिसी का मकसद जो बुनियादी है वो यही है कि जो बेघर अफराद हैं यानी जिनका अपना घर नहीं है उन तमाम अफराद को आसान शराइत और उस पर जो है वो कर्ज़ों पे घर दिए जाएं। फिर उसके लिए जो घर सिर्फ ये नहीं होता कि मैंने कर्ज़ ले लिया और मुझे जो है वो हुकूमत या बैंक पैसे दे और उसके बाद मैं घर बनाना शुरू कर दूं। इसके लिए वो तमाम लोग, वो तमाम सहूलतें या वो सर्विसेज जिससे माहौल बनता है एक घर बनाने के लिए, उसको जो है वो मौसर कंड्यूसिव बनाया जाएगा और इसमें ज़ाहिर पूरी कोशिश होगी जिसमें कई जो है वो चीज़ें शामिल हैं। तो थोड़ा सा हम आगे चल के जो है उस पर मज़ीद भी बहस करेंगे। उसके चीदा जो नुकात हैं वो बड़े अहम है, जिसमें हुकूमत की ज़ाहिर है जैसे मैंने शुरू में कहा कि कोशिश है कि 1 करोड़ लोगों को जो है वो जो 1 करोड़ घरों की जो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश की जाए। सालाना 4 लाख बनती है, इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो एड्रेस तो नहीं किया जा सकता। हदफ तो बहुत बड़ा हदफ है। क्या हुकूमत के पास वसाइल और मनसूबाबंदी उसके मुताबिक ही है? देखें, अब तो एस्टिमेट तो यही है कि तकरीबन 1 करोड़ कमी का शिकार हैं और जाहिर है ये 1 करोड़ अगर 24 करोड़ में से हम अगर बात करें, चलें बच्चे और जो है उसमें सब शामिल हैं, अगर निस्फ आबादी से थोड़ा बढ़ा दिया जाए, 18-19 करोड़ अगर लोग बढ़ा दिए जाएं, 18-19 करोड़ अगर वो आप समझे कि लोग हैं जिनको घर हैं, तो 1 करोड़ तो कुछ नहीं बनता। ये तो ये एक रफ एस्टिमेट है कि 1 करोड़ ऐसे लोग हैं, मतलब 1 करोड़ घरों की जो कमी है वो पाकिस्तान में शायद इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि हुकूमत के जो एस्टिमेट्स हैं वो बड़े जनरलाइज्ड और बड़े लूजली बाइंडेड होते हैं। तो हम ये समझेंगे शायद ये इससे कहीं ज़्यादा है।
अब आपने बात की कि वसाइल और यह चीज़ें, ज़ाहिर है इसमें तो ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान उन 1 करोड़ लोगों के लिए हुकूमत पाकिस्तान जो है वो घर बनाने का एक मंसूबा स्टार्ट कर लेगी, बल्कि जैसे मैंने कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास किसी जगह पे ज़मीन मौजूद है, वहाँ पे कब्ज़ा किसी और का है। कुछ जगहों पे ऐसा है कि उनके पास ज़मीन मौजूद है, उनके पास कुछ वसाइल मौजूद हैं, लेकिन मुकम्मल वसाइल मौजूद नहीं है, और वो रकम मौजूद नहीं है जिससे घर तामीर हो सकता है। इन तमाम लोगों के लिए ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि उनमें उनकी मदद हो सके और वो अपनी छत बना सके। तो इसमें जो इनिशियली जो चीज़ें प्रपोज की जाएंगी, जी बिल्कुल, मुख्तलिफ जो किस्म की जो असिस्टेंस हैं वो उनको प्रोवाइड की जाएंगी। मिसाल के तौर पर सबसे पहले जो कर्जे स्कीम की बात चल रही है वो तकरीबन 5% शरह सूद पे उनको तकरीबन 35 लाख रुपए या 3.5 मिलियन रुपीस जो हैं वो लोन दिया जाएगा। अच्छा। और ये ज़ाहिर दरमियाने और कम आमदनी वाले तबके के लोगों के लिए है। ज़ाहिर है जो 5 मरले से ज़्यादा बनाना चाहे, 10-15 और फिर कनाल और 2 कनाल, वो ज़ाहिर है उनकी अपनी वो होगी, लेकिन ये वो तबका है जो घर बनाने का ख्वाब शायद सारी ज़िंदगी देखता ही रह जाता है। तो टारगेट वो लोग हैं। तो 3.5 मिलियन यानी 35 लाख रुपए उनको जो है वो कर्ज दिया जाएगा 5% शरह सूद पे। इसमें मुख्तलिफ वो चल रहा है कि 10 से 15, 20 और 30 साल तक का जो कर्ज है वो इनको दिया जाएगा, यानी 30 साल में वो काबिल वापसी होगा। तो ज़ाहिर है बड़ा नॉर्मल और नॉमिनल सा लग रहा है बज़ाहिर, 5% शरह सूद भी बहुत कम है, और पंजाब को अगर देखा जाए तो वहाँ पे तो भी कम है, लेकिन जो 35 लाख रुपए का कर्ज है 5% शरह सूद के साथ, क्या मौजूदा महंगाई में ये रकम एक मयारी घर बनाने के लिए काफ़ी है? आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि कम से कम इस्लामाबाद में तो इस किस्म का कोई घर मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। अब ये देखना होगा कि हुकूमत क्या प्लान करने जा रही है। क्या सिर्फ ये 35 लाख का ही पैकेज है? क्योंकि अब तक जो वज़ीर-ए-आज़म के सामने अभी रिपोर्ट तो पेश नहीं की गई, जो प्लान इन्होंने बनाया है उसमें यही है कि इन्होंने, तो ऐसा लगता है कि शायद ये 3 मरले या 4 मरले तक के घरों तक की महदूद होगा, जिसमें 35 लाख तक उनको जो है वो रकम दी जाएगी, और वो 10, 15 या 30 साल की, 20-30 साल की उसमें मुद्दत में उस कर्ज को वापस कर सकेंगे। लेकिन अगेन जब वो 30 साल बाद उसको वापस कर सकेंगे तो पता नहीं चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी होंगी। अब ये ऐसे एस्टिमेट हैं जो ब्यूरोक्रेसी जो है वो बनाती है। सवाल यहाँ पर एक उठ रहा है ना कि क्योंकि 10 से 30 साल का एक टाइम ड्यूरेशन आप बता रहे हैं, तो 10 से 30 साल की किस्तों पर कर्ज देना तो चलो आसान लगता है, ठीक है दे दिया, लेकिन क्या बैंक वाकई इतनी लंबी मुद्दत के कर्जे देने को तैयार हो जाएंगे या तैयार हैं वो? जी बिल्कुल, इसमें पूरा गवर्नमेंट का पूरा प्लान है, और इसमें सिर्फ गवर्नमेंट खुद नहीं करेगी, बल्कि होगा ये कि ऐसी कई जो फाउंडेशंस हैं, नेशनल जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, बैंक्स हैं, फिर इसके अलावा लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान में ऐसी। हमने देखा हुकूमत वगैरह के हवाले से कि वो तलबात को और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को और इसी तरह लोगों को जो है वो इंतहाई कम शरह उस पे सूद पे जो है वो, कुछ जगहों पे तो शरह सूद भी बिल्कुल ना होने के बराबर होता है, उस पर उनको कर्जे देते हैं। तो एक बेहतरीन और कामयाब मॉडल्स मौजूद हैं, और बाकायदा तौर पे इनको कई जो अहम NGOs हैं, इनके जो बड़े हैं वो बाकायदा तौर पे वज़ीर-ए-आज़म से और हाउसिंग के जो इस सारी पॉलिसी को देख रहे हैं उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं। तो इसमें ज़ाहिर है बैंक सिर्फ इन्वॉल्व नहीं है, NGOs भी इन्वॉल्व हैं, हुकूमत भी इन्वॉल्व होगी, और जो इस तरह की लैंडिंग एजेंसीज़ हैं जो लोगों को कर्ज दे सकती हैं आसान इक़्तिसाद और शराइत पे, उनको बाकायदा इस पे लूप में लिया जाएगा। और ये कोई मतलब सिर्फ एक हुकूमती ख़जाने पे बोझ जो है वो इस तरह नहीं होगा। लेकिन एक और सवाल, बड़ा अहम सवाल यहाँ पर एक और जो मैं लाजमी पूछना चाहूंगी कि पहली बार घर बनाने वालों को रियायत देने की बात की गई है, ठीक है, लेकिन क्या इस रियायत तक पहुंचने के लिए अमल वाकई शफाफ होगा, और क्या वाकई ही जो मुस्तहिकीन हैं क्या उन तक ये रियायत पहुंच जाएगी? देखिए, अगर हुकूमत चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, और हमने पिछले 2-3 सालों में देखा कि हुकूमत ने कुछ चीज़ें जिस तरह मनवाई अपनी, और जिस तरह उन्होंने की और इक़दामात लिए, चाहे वो कानून साजी थी, चाहे वो और इस तरह के इक़दामात थे, तो हुकूमत अगर चाहे तो 24 घंटों के नोटिस पे भी चीज़ें बदल सकती हैं, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं।
यानी जब वो तैयार होगा तो उसके बाद वो उसमें शिफ्ट हो सकेंगे या उनका कब्जा ले सकेंगे और उसके बाद वो चाहे वो सबलेट करना चाहें या जो कुछ करना चाहें। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक 2019, 20, 21 में हुकूमत ने अगर कर दिखाया है तो अभी हुकूमत के साथ ज़्यादा ताकत भी है, इख्तियार भी है और पैसे का उनके लिए कोई मसला नहीं है। वो कहीं से भी अगर अरेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो रियासत अगर चाहे, हुकूमत अगर चाहे तो सब कुछ मुमकिन है। बिल्कुल नामुमकिनात में से कुछ नहीं होता, लेकिन असल चीज़ ये होती है कि करना चाहे तो कर सकती है, ठीक है, लेकिन जो बैंकों को हिदायत दी गई हैं कि हाउसिंग फाइनेंस बढ़ाया जाए, तो क्या बैंक निचले तबके को कर्ज देने में वाकई दिलचस्पी रखते हैं और वो इन हिदायत पर क्या वाकई अमल करेंगे? नहीं, बिल्कुल होगा। जब हुकूमत, देखें, बैंक गारंटीज़ होती हैं और अगर उसमें हुकूमत भी इन्वॉल्व हो जाता है कि मिसाल के तौर पे आपके यहाँ से अगर 50 अरब 60 अरब या मतलब जितना भी हो सकता है वो अगर गया है और खुदा ना खास्ता कुछ लोगों ने, कुछ परसेंटेज ने वापस नहीं किया तो उसके अगेंस्ट गारंटीज़ ली जाती हैं। तो जब ये बैंक गारंटीज़ दी जाएंगी और उसमें हुकूमत भी शामिल होगा तो ये ऐसा नहीं होगा कि बस किसी ने घर बनाने के लिए जो है वो पैसे ले लिए और उसके बाद वो कहता है कि जनाब मेरे पास तो पैसे नहीं है। ज़ाहिर इन चीज़ों का हल है, हर चीज़ का होता है। और जिस तरह हुकूमत बैंक गारंटीज़ ले रही हैं, इसी तरह जो घर ले रहा है, अपार्टमेंट, फ्लैट, जो कुछ भी है, वो अगर वो उस पर बना रहा है और ये कर्ज़ ले रहा है तो उसको भी कुछ गारंटीज़ देनी होंगी। तो ज़ाहिर लिखत पढ़त ये चीज़ें तो होंगी। जैसे कि मैंने कहा कि पिछली 2019, 20, 21 में यहाँ पे इस्लामाबाद जैसे शहर में हमारे कई ऐसे जानने वाले थे जिन्होंने 1-1 करोड़ तक का लोन लिया। अब 1 करोड़ लोन सिर्फ कहने पे जो है वो आप कह सकते हैं, वहाँ पे उन्होंने 10 और 15 मरले के बाकायदा तौर पे जो है वो एक किस्म के उस ज़माने में तकरीबन ग्रे स्ट्रक्चर के तैयार अपार्टमेंट्स तक उन्होंने बना लिया और उसके बाद बाकी वो खुद उन्होंने तैयार किए। और उसकी जब रिटर्न की बात आई तो उन बैंक्स से जो ज़ाहिर बाकायदा रिपोर्ट आती थी तो वो तकरीबन 100% रिटर्न था, यानी जितने लोगों ने वो लोन लिए थे वो बाकायदा तौर पर वापस कर रहे थे। ठीक है। तो अगर साजगार माहौल फराहम किया जाता है, शफाफियत से चीज़ें होती हैं और लोगों को मेरिट पे जो है वो चीज़ें अगर दी जाएं तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ठीक है, इस मुल्क में बेरोज़गारी होगी, यहाँ पे बेघर भी लोग हैं और मौशी तंगी भी है, लेकिन जब आप लोगों को थोड़ा स्पेस देंगे तो फिर लोग भी इसी तरह स्टेट पे ट्रस्ट करेंगे। और मुझे किसी किस्म का कोई शक नहीं है, अगर रियासत खुले दिल से जो है इस मामले को देखती है, 1 करोड़ घर की जो कमी का सामना है और हुकूमत इसको एड्रेस अगर करना चाह रही है तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी और नेक नियति होगी। और ज़ाहिर है जिस चीज़ में नेक नियति हो उसमें यकीनन कामयाबी मिलती है। और हुकूमत अगर ये स्टेप करने जा रही है, लेने जा रही है और प्राइम मिनिस्टर इसमें अगर संजीदगी से इस चीज़ को फॉलो अप करें, देखें, तो मेरा ख्याल है ये जो है आने वाली नस्लों के लिए बहुत बड़ा एक स्टेप होगा। बहुत अच्छा मंसूबा है, बहुत बड़ा मंसूबा है, बिल्कुल ऐसे ही है और आवाम की फलाह भी हो सकती है इस पे। लेकिन एक और चीज़ ये कहा जा रहा है कि ये जो मंसूबा शुरू किया जाएगा, निजी शोबे के ताउन से इस मंसूबे को शुरू करने का इंदिया दिया गया है, तो क्या ये पॉलिसी अवामी फलाह के लिए है या फिर हम इसको कहें कि निजी मुनाफे के लिए भी ये मंसूबा शुरू किया जा रहा है? नहीं, ज़ाहिर निजी मुनाफा, इसको मस्बत मनफी दोनों साइड पे हम ले सकते हैं। जिस तरह निजी का मैंने बताया, मैंने खूबसूरत फाउंडेशन का नाम लिया, इस तरह की और कई और फाउंडेशंस हैं पाकिस्तान में, ऐसे कई इदारे हैं जो बाकायदा तौर पे सर्टिफाइड हैं, जिनकी एक ब्रांडिंग है, जिनका एक नाम है। इसी तरह अच्छे प्राइवेट बैंक्स हैं जो इस तरह के लोन देने को तैयार हैं। वो चाहते हैं कि मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें, लोगों को दें ताकि उनको भी रिटर्न आए, चीज़ें बेहतर हो, फ्लो ऑफ मनी हो। जब ये कारोबारी माहौल जब शुरू होगा, आप खुद सोचें कि जब लोग घर बनाने के लिए कब्जे लेंगे, पोजीशन लेंगे, पैसे लेंगे, लोन लेंगे और घर की तामीर शुरू हो जाएगी, तो फिर सीमेंट की इंडस्ट्री है, स्टील की इंडस्ट्री है, फिर इसके अलावा आप इसमें देखते जाएं पेंट और दूसरी चीज़ें सारी, घर में जो चीज़ें जो है सामान, पूरी इंडस्ट्री का जो है वो फुल सर्कल जो है वो शुरू हो जाता है। तो इससे सिर्फ एक शख्स को फ़ायदा नहीं होगा, चंद अफराद को फ़ायदा नहीं होगा। अगेन, अगर जो है वो नेकनियती हो और खुल के जो है लोगों को मेरिट पे अगर चीज़ें दी जाएं तो ये चीज़ बहुत आगे तक जा सकती है। शुरू रियाज इसीलिए किए जाते हैं ना, ताकि उन्हें पाया तकमील तक पहुंचाया जाए, अवाम की फलाह हो सके, अवाम का भला हो सके। लेकिन अगर हम गुज़िश्ता अदवार को भी यहाँ पे जरा मद्देनजर रखें तो उस वक्त भी सस्ते घरों के वादे किए गए थे, मगर उसका नतीजा हम आज तक सिफर ही देखते आ रहे हैं। अब अवाम हुकूमत पर क्यों यकीन करे कि अब ये मंसूबा जो है वो लाजमी पूरा हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल, ये अंग्रेजी में जिसे कहते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन है। इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा वाइडन हो गया है
इतना गहरा हो चुका है कि मेरा ख्याल है कि अब मुमकिन ही नहीं है मतलब कि अगर हुकूमत कोई कहती है कि जनाब हम आपको जो है वो आपके लिए फ्री बस सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ और स्टार्ट कर रहे हैं, तो हुकूमत जो है वो आवाम शक करने लग जाती है, जनाब फ्री सर्विस कहाँ से आ गई, फ्री तो कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में, और ये सारी चीज़ें। तो ये तो घर का मामला है, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, जैसा मैंने कहा कि ट्रस्ट डेफिसिट का मामला तो है और बहुत ज़्यादा है, फुकदान है एतमाद का, इसको दूर किया जा सकता है। ऐसा मतलब इसमें कोई वो नहीं है। बाकायदा तौर पे अच्छी मीडिया कैंपेन की जाए, इसके लिए बाकायदा तौर पे वज़ीर-ए-आज़म इंटरेक्शन करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पे आके लोगों को बताएं इसकी अफादियत क्या है और इसकी कंटिन्यूटी कैसे होगी। यानी अगर आइंदा आने वाली कोई हुकूमत अगर आती है तो इससे इस प्रोग्राम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यकीनी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, अगर एक हुकूमत ने कोई प्लान तैयार किया है, हम देखते हैं कि चंद सालों बाद अगर कोई और हुकूमत आती है तो वो प्लान वहीं का वहीं ठप हो जाता है। हाँ। ये देखे बगैर कि ये पुल, ये घर, ये सड़क और ये जो प्रोजेक्ट है, इससे कितने हज़ारों ख़ानदान, कितने लोग ऐसे हैं जो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे थे या होने वाले होंगे, लेकिन उसको रोक दिया गया सिर्फ इसलिए कि जी उनका जो है वो सियासी दूसरी पार्टी से ताल्लुक़ था, या ये जो प्रोजेक्ट था ये उन लोगों को दिया गया, उन वोटर्स को नवाजा गया जो दूसरी पार्टी से थे। हम तो नई पार्टी आए हैं और हम इस चीज़ को जो है वो नहीं देखेंगे। तो ये क्या होगा तमाम अगर हुकूमत चेंज हो जाती है तो फिर इस मंसूबे को परसू कौन करेगा? देखें, अब ज़ाहिर है ये एक अच्छा सवाल है, इसको परसू कौन करेगा। बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत का ये प्लान है कि इसको इस तरह के कानूनी और आइनी कवर दिया जाए कि हुकूमत चाहे कोई भी आए, कर्ज़ का ये सिलसिला, घरों की तामीर का ये सिलसिला और लोगों को और हुकूमत के दरमियान एतमाद का ये जो रिश्ता है ये आगे चलता रहे। ये किसी का क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि इसकी अहम बात यह है कि ऐसा नहीं है कि हुकूमत जो है वो लोगों को घर बना के देगी। हुकूमत लोगों को अपना घर ख़रीदने, बनाने, तामीर करने के लिए सहूलतें फ़राहम करेगी, जिसमें माली भी सहूलत है, जिसमें लोगों के लिए मतलब मिसाल के तौर पर इसमें एक है कि एक जो है वो रीरा अथॉरिटी, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी कि पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 10 सालों में रियल इस्टेट का बूम आया, प्रॉपर्टीज़ की कीमतें जो है वो लाखों से करोड़ों तक गई, लेकिन यहाँ पे रियल इस्टेट सेक्टर जो है वो ना सिर्फ टैक्स नहीं देता बल्कि इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो ब्लैक मनी है वो इस सेक्टर के अंदर भी है। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, तो रीरा जब बनेगी तो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जाएगी, एक फ्रेमवर्क के तहत बनेगी, उसके तहत बाकायदा चीज़ें डॉक्यूमेंट होंगी, रिकॉर्ड पे आएंगी। तो हर चीज़ जो है वो जब एक ऑर्डर के अंदर आएगी, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि चाहे वो रीरा अथॉरिटी बनती है या बैंकों के लोन्स हों या NGOs जो है वो सपोर्ट करती है लोगों को, इन सब चीज़ों में अगर इनको सिनर्जाइज करती है हुकूमत और इनको देखती है और एक लेंस से इन सबको देखती है, कोई इसमें अल्टीरियर मोटिव या बदनीयती नहीं होती, तो मेरा ख्याल है ये वो वक्त है कि लोगों को अपने घरों का मालिक बना दिया जाए, क्योंकि आने वाले चंद सालों में 6-8 सालों में जो घरों की कमी का मामला है ये इतना शदीद हो जाएगा कि शायद हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि जिस तरह अमेरिका और यूरोप में लोग हमें सड़कों में नज़र आते हैं वो नज़र आएंगे, क्योंकि जहाँ पे महंगाई और बेरोज़गारी इस हद तक जा चुकी है कि लोग अब नॉर्मल छोटा किराए का घर भी एक और सवाल भी यहाँ पर उठता है, ठीक है, घर बनाना इज द सेकंड थिंग, वो बाद में आता है, पहले होता है कि ज़मीन की खरीदारी। तो क्या हुकूमत ने ज़मीन की कीमतों पर कंट्रोल के लिए कोई अमली बनाई है ताकि उसको भी कंट्रोल किया जा सके? जी बिल्कुल, ये जो रीरा अथॉरिटी बनेगी, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसका मकसद ये होगा कि इस तरह का कंडीसिव माहौल फ्राहम किया जाएगा जहाँ पे ये नहीं होगा कि जनाब ये कॉर्नर का प्लॉट है, ये डबल रोड का प्लॉट है तो उसकी जनाब 10 लाख और 20 लाख और 50 लाख उसकी कीमत बढ़ेगी। तो रैशनलाइज चीज़ों को किया जाएगा। अब भी अगर सिर्फ इस्लामाबाद को देखा जाए, बाकी शहरों में ये होता है कि अगर कहीं पर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, कमर्शियल लेते हैं या जो है वो डोमेस्टिक लेते हैं, वहाँ पर एक बड़ा एक कुछ चीज़ सामने आती है, वो ये है कि डीसी रेट अलग होता है और जो मार्केट रेट होता है वो अलग होता है। तो डीसी रेट उससे 30-40% लेस होता है और मार्केट वैल्यू उसकी ज़्यादा होती है। तो रीरा का जो मकसद है और नेशनल जो हाउसिंग पॉलिसी है, इसका बुनियादी मकसद यही है, ये जो तफावत है मार्केट वैल्यू में और दूसरी जो दूसरी वैल्यू चल रही है, डीसी वैल्यू कह लें, फिर एक ब्लैक वैल्यू चल रही है जो मार्केट में जो है वो मन माने दाम की, जिस तरह गाड़ियों के ऑन होते हैं वो देके
चल रहे होते हैं। इन तमाम चीज़ों को इनकम्पस करना है, इन चीज़ों को देखना है, बिल्कुल रेगुलेट ऐसे ही करना है, है, तमाम चीजों को ताकि देखना भी है। नाजरीन, जो हाउसिंग पॉलिसी 2025 है ना, यकीनन एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन इम्तिहान उसके अमल दरामद का होगा। क्या ये पॉलिसी कम आमदनी वाले तबके के लिए घर के ख्वाब को हकीकत बनाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। हम सवाल यूं ही उठाते रहेंगे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम रुख करेंगे जनूबी पंजाब का, जहां पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज में शफाफियत के तमाम दावे धरे के धरे रह गए हैं। मुल्तान से सामने आने वाली सरकारी दस्तावेजात ने एक बार फिर से सवाल उठा दिया है कि आखिर सेहत के नाम पर अवाम का ये पैसा जा कहां रहा है। दवाएं हों, बायोमेडिकल मशीनरी या फिर आम अशिया, 11 अजला में 99 करोड़ रुपए से जायद की बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान राजनपुर में 31 करोड़ 40 लाख रुपए, जबकि रहीम यार खान में 29 करोड़ रुपए के मशकूक इखराजात रिपोर्ट हुए हैं। ये सब कुछ हुआ कैसे, कौन जिम्मेदार है और क्या वाकई ही एहतसाब मुमकिन होगा? आइए इन्हीं सवालात के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमारे साथ हैं ज़हीर अब्बास। ज़हीर, सबसे पहले तो ये बताएं कि जनूबी पंजाब की डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज में इतनी बड़ी माली बेज़ाब्तियां आखिर कैसे कर ली हैं, कौन करने वाला है? जी शुक्रिया फरजाना। साफ जाहिर है जो सीट पे बैठे हुए अफसरान होते हैं वही जिम्मेदार होते हैं कि उनके कलम की ताकत से जो भी बिल हैं वो क्लियर होते हैं। तो यहाँ पर जनूबी पंजाब की जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं वहाँ 11 अजला में मजमूई तौर पर 99 करोड़ रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है, जिसमें ज़्यादातर जो माली बेज़ाब्तियाँ हैं वो प्रोक्योरमेंट की खिलाफ वर्जी जो है उस हवाले से है। साफ ज़ाहिर है जब भी कोई ख़रीदारी की जाती है तो उसका टेंडर किया जाता है। तो यहाँ पे हुआ ये कि इन्होंने अगर कोई अद्वियात खरीदनी थी, स्टोर आइटम खरीदने थे, प्रिंटिंग का सामान अगर खरीदना था या फिर कोई मशीनरी खरीदनी थी, तिब्बी आलात खरीदने थे, तो उसके ज़्यादातर जो केसेस हैं उसमें टेंडर किए ही नहीं गए। अगर टेंडर किए गए हैं तो एक टेंडर एक दफ़ा किया है तो वो दोबारा जो है वो बगैर टेंडर के वही उतनी मालियत के जो रकम है वो क्लियर करवा ली गई। तो साफ ज़ाहिर इसमें जो भी मुतलका डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनके अफसरान जिम्मेदार हैं, साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस के अफसरान हैं वो भी इसमें बराह रास्त जिम्मेदार हैं, क्योंकि बिल जो हैं जो जितने भी बिल हैं वो उन्होंने क्लियर करने होते हैं। तो मजमूई तौर पर 99 करोड़ रुपए से जायद की बेज़ाब्तियां जो हैं वो सामने आई हैं। इसमें अगर ज्यादा बेज़ाब्तियों की बात की जाए तो राजनपुर में जो है सबसे ज्यादा बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। मजमूई तौर पर 31 करोड़ 40 लाख रुपए की बेज़ाब्तियां राजनपुर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में सामने आई हैं। इसी तरह अगर बात की जाए रहीम यार खान की तो रहीम यार खान में 29 करोड़ रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। तो सबसे ज्यादा माली बेज़ाब्तियां इन 2 अजला में सामने आई हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए दीगर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज की तो व्याड़ी की बात करें तो व्याड़ी में 4 करोड़ 67 लाख रुपए प्रोक्योरमेंट रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए अफसरान ने अपनी जेबों में मुबैना तौर पर भरे हैं, जिससे कौमी खजाने को भारी नुकसान हुआ। इसी तरह अगर बहावल नगर की बात करें तो बहावल नगर में 7 करोड़ 86 लाख रुपए जो है वो कवानीन के बरक्स जो है वो निकलवाए गए, जिससे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा। इसमें किया क्या गया कि कवानीन के मुताबिक जो है 2 लाख से 30 लाख के दरमियान जब भी कोई खरीदारी करनी होती है तो उसका टेंडर लाजमी है। इसमें अफरान ने क्या किया कि उन्होंने जो एक्सरे फिल्म खरीदनी थी, डिस्पोजल आइटम्स खरीदने थे, डिजिटल एक्सरे फिल्म की खरीदारी करनी थी, वो बगैर टेंडर के की गई। अंदाजा करें कि टेंडर किया ही नहीं गया। अपने चहेते ठेकेदार को नवाजने के लिए तमाम तर अमल जो है वो किया गया, जिससे कौमी खजाने पर बोझ डाला गया। इसी तरह अगर बात की जाए MSDHQ अस्पताल बहावल नगर की तो उन्होंने 5 करोड़ 87 लाख रुपए के मशकूक अखराजात किए। इसी तरह अगर बात करें MSTHQ अस्पताल हरुणाबाद की तो वहां पर 96 लाख की मशकूक खरीदारी की निशानदेही की गई है आडिट हुकाम की जानब से। इसी तरह मिंचनाबाद की बात करें देखा जाए राजनपुर, रहीम यार खान, इसके बाद विहाड़ी, बहावल नगर, मुल्तान, हर जिले में अलग अलग स्कैंडल। वाह क्या बात है। तो क्या ये एक मुनज़्ज़म तरीके से जो करप्शन की गई है ये किसी को दिखाई नहीं दी है? नहीं, ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं दी। कुछ मामलात में इंक्वायरियां जारी हैं। अगर मैं मुल्तान की आपको मिसाल दूं तो मुल्तान में
2022 से 2024 के दौरान मुख्तलिफ अमूर में 89 करोड़ 89 करोड़ रुपए जो है उसकी बेज़ाब्तियाँ सामने आई थी, जिस पर मामला जो है वो एंटी करप्शन में गया। एंटी करप्शन ने उसमें महकमा सेहत के जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, दीगर मुलाजमीन है, उसमें डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस के मुलाजमीन भी शामिल हैं, एक ठेकेदार भी शामिल हैं। 14 के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज की है, जिसमें एक मुलजम जो है उसको गिरफ्तार भी किया गया है। उसी मामले में 2 जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं उन्हें उनके ओहदों से मुअत्तल भी किया गया। महकमा सेहत पंजाब ने स्ट्रिक्ट जो है वो एक्शन लिया और जो मुलव्वस जिनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, महकमा सेहत के 2 ड्रग इंस्पेक्टर जो उसमें मरकजी मुलजम करार दिए जा रहे हैं सारी बेज़ाब्तियों में, उनको ओहदों से हटा दिया गया है। इसी तरह जो ठेकेदार जो सबसे ज्यादा जिसको फायदा पहुंचाया गया, 14 करोड़ रुपए से जायद की गैर कानूनी अदायगियां की गई लोकल परचेज के नाम पर, अद्वियात की जो लोकल परचेज है उसके नाम पे, तो उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो एंटी करप्शन भी इस मामले में मुतहरक हुई। इसके साथ साथ महकमा सेहत पंजाब ने भी जो है वो कड़ा जो है वो एक्शन लिया। अब मामला क्या होता है कि ज्यादातर जो मामलात हैं वो दबा दिए जाते हैं। मुल्तान के मामले की तरह अगर इसको मिसाल बनाया जाए तो दीगर जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज है वहां भी इसी तरह एहतसाब का अमल शुरू किया जाए तो जो कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाए उसका अजाला हो सकता है। मगर होता क्या है कि चहीते अफसरान को बचाने के लिए उनके जो पेटी भाई उनके जो महकमे के लोग हैं वही सामने आ जाते हैं और कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकाल लेते हैं। तो अगर इनका एहतसाब किया जाए, इसकी जो शफाफ इंक्वायरी है वो की जाए, तो जितने भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, तो उम्मीद तो यही की जा सकती है कि आइंदा जो है वो करप्शन की जो रेशो है, जो माली बेज़ाब्तियों की रेशो है, उस पर काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो आइंदा में देखा जाएगा ना ज़हीर, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट की खिलाफ वर्जी की गई और खिलाफ वर्जी के बावजूद ये खरीदारी की गई, तो कैसे ये खरीदारी को मंजूर कर लिया गया? और क्या उस वक्त जो अफसरान थे क्या उनको नहीं पता था कि ये खिलाफ वर्जी की जा रही है? हाँ, मुझे ये बताएं कि इदारे का सरबराह जब वो खुद मुलव्वस होगा, अब साफ जाहिर है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज के जो CEOs होते हैं, आपको पता ही है, वो जो है उनके पास सारे इख्तियारात होते हैं। अगर वो अपनी मर्जी से इजाजत दें अपने नीचे वाले अमले को कि भाई इस मामले में आप ये कर लें, तो साफ जाहिर है वहां पे बेज़ाब्तियां कंट्रोल कौन करेगा? जो जिम्मेदार होता है वो साफ जाहिर है CEO होता है, उसने सारा जवाब देना होता है ऊपर हायर अथॉरिटीज को। CEO की ज्यादातर मामलात में बराह रास्त जो है वो पुष्टपनाही हासिल होती है नीचे वाले। यहाँ पर तो घर का भेदी ही अपनी लंका ढाने पे आया हुआ है, हम अपनी लंका को कैसे बचाएंगे ज़हीर? यही तो मामला है ना, जितने भी इजला हैं उसमें ज्यादातर जो बेज़ाब्तियां हुई हैं वो CEO ऑफिस में हुई हैं कि जो CEO हैं वो बराह रास्त उसमें जिम्मेदार करार दिए गए हैं कि इस अथॉरिटी के ये CEOs हैं, उनके दौर में इतनी मुबैना बेज़ाब्तियां हुई हैं। ज्यादातर जो बेज़ाब्तियां हैं वो खरीदारी के मामले में हुई हैं। होता क्या है कि जब आपने एक टेंडर किया, वो आपने अखबार में इश्तिहार दे दिया, प्रॉपर उसको आपने प्रॉपर तरीके से कंपटीशन करवाया, आपने वो अद्वियात खरीद ली। अब अद्वियात का स्टॉक आपके पास आ गया, तो आपने क्या किया कि इमरजेंसी को जवाब बनाकर दोबारा से अद्वियात का जो है वो खरीदने का ऐलान कर दिया कि हमें जरूरत पड़ी इमरजेंसी बुनियादों पे, हमने दोबारा से जो है वो अद्वियात खरीद ली। आपके पास स्टॉक वही पड़ा है जो पहले आपने कानूनी तरीके से जो है वो अपने पास रखा है। ठीक, अब समझ आई बात की कि मामला होता क्या है। बिल्कुल, स्टॉक आपके पास है, मतलब आपने इमरजेंसी को जवाब बनाया, दोबारा से आप 2 बार खरीदारी कर ली जाती है। आपने टेंडर नहीं किया, जो 2 बार खरीदारी। आर्डर टू काम ने भी यही निशानदेही की है, बहावल नगर में भी और बहावलपुर में भी, कि दोनों डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज में यही फार्मूला अपनाया गया है कि उनके पास पहले से जो स्टॉक था उसे ही जाहिर करके दोबारा उसे खरीद लिया गया है। साफ एक मामले में 7 करोड़ रुपए से जायद की बेदाबती सामने आई कि उतनी खरीदारी थी तो वो उनकी जेब में चला गया। इसी तरह मुबैना तौर पर बहावलपुर की बात करें तो वहां भी 2 करोड़ के करीब जो है वो रकम इसी तरह से जेबों में मुबैना तौर पर डाली गई। तो इसी तरह दीगर इजला की बात करें तो वहां पर भी इसी तरह की प्रैक्टिस जो है वो की गई, जिससे कौमी खजाने को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अगर ओवरऑल बात की जाए मुख्तलिफ डिटेल में अगर हम जाए तो बहावलपुर के बाद डीजी खान की बात करें तो डीजी खान में बड़ी दिलचस्प बात हुई कि उनके पास जो वैक्सीनेटर थे उनको बाइक्स फराहम की गई हैं। बाइक्स में पेट्रोल जो है वो डाला नहीं गया,
लेकिन उसके जो बिल है मुबैना तौर पर वो क्लियर करवा लिए गए, जिससे कौमी खजाने को 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। अंदाजा करें कि बाइक्स उनको दी, उन्हें कहा गया कि आप पल्ले से जो है वो इसकी फ्यूलिंग करवाएंगे। अब वो फ्यूलिंग पल्ले से हो रही है, लेकिन बिल जो है वो तवातर से जो है वो कौमी खजाने से निकलवाए जा रहे हैं, क्लियर करवाए जा रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा करें कि किस तरह की संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जनूबी पंजाब की। इसी तरह अगर मजीद बात करें तो इसी खानेवाल की बात करें तो खानेवाल में मेडिकल गैसेज और एक्सरे फिल्म का ठेका जो है ऐसी फर्म को दिया गया कि जिसने कंपटीशन में अपनी खुद ही यानी कि उसमें शामिल थे, उनके नंबर भी वही थे, उनके जितने भी नहीं कि टेंडर के उन्होंने वो भरा तो वो भी सेम था, उनके मोबाइल नंबर जो राब्ता नंबर थे सारा कुछ सेम था। इसका मतलब है कि एक ही फर्म के लोग थे जिन्होंने 2 मुख्तलिफ फर्म के नाम पर कंपटीशन में हिस्सा लिया और वो ठेका मुबैना तौर पर हासिल किया। इससे क्या हुआ कि इससे कौमी खजाने को नुकसान उठाना पड़ा। सवाल ये है कि एहतसाब कब होगा और क्या वाकई ही जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाएगा या एक बार फिर से फाइलों में सब कुछ दफन हो जाएगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन हम ये मामला यहीं नहीं छोड़ेंगे। देखते रहिए, हम पूछते रहेंगे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह।